डॉक्टर शफीक यासीन हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान, जो कि एक माहिर साइकियाट्रिस्ट हैं, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे हम इन तमाम मामलों पर गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब को सबसे पहले वेलकम करूँगा। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब बीइंग विद अस वंस अगेन। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो जैसे ये हम कोशिश करते हैं कि लोगों को बताया जाए कि ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। अभी आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई कि आयरलैंड में जब आप काम कर रहे थे तो वहाँ पे भी जब पेशेंट्स को जिस तरह ट्रीट किया जाता था वो मोरलेस ऐसा ही था जैसे बहुत सारे अभी यहाँ पर इस तरह हैं। पेशेंट को रखते थे, बड़ी हॉस्टाइल उनको ट्रीटमेंट दी जाती थी। तो अब मैं चाहूँगा ज़रा इस बारे में बात हो कि उसका एवोल्यूशन जो हुआ वो कैसे हुआ और कहाँ तक हम पहुँचे हैं, क्या कुछ आपने एक्सपीरियंस किया। पहले थोड़ा सा ये बताएं ताकि हमें समझ में आए कि हमें ज़्यादा देर नहीं हुई है, अब हम मामलात को समझ रहे हैं। जी बिल्कुल। यासिर, एक तो मैं आई फील ब्लेस्ड कि एक माय फादर वाज अ साइकियाट्रिस्ट। ही वाज वन ऑफ द पायनियर्स के जो पहले 3 कराची में साइकियाट्रिक सेंटर्स या हॉस्पिटल्स ओपन हुए 69-70 में, उनमें से एक यासीन साइकियाट्रिक हॉस्पिटल था एंड ही वाज अ वंडरफुल साइकियाट्रिस्ट। मैंने डॉक्टर बनने से पहले, इवन मैट्रिक करने से पहले, जब मैं बचपन में जाता था अपने फादर के साथ, वो क्लिनिक्स में वो पेशेंट देख रहे होते थे, तो मैंने वो एक्सपीरियंसेस ऑब्ज़र्व किए, देखे जब मेरा फादर देखा करते थे पेशेंट 1970s में और 1980s में। सो दैट वाज लॉन्ग टाइम अगो। साइकियाट्री वाज वेरी डिफरेंट। लेकिन वो तो पाकिस्तान की बात है। 1993 में मैंने MBBS किया, 94 मैंने हाउस जॉब कंप्लीट की, 95 आई वाज इन आयरलैंड। मैं फ़ौरन चला गया था पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए, और जब मैं वहाँ मूव किया, मेरी फ़र्स्ट रोटेशनल ट्रेनिंग स्कीम जिसे कहते हैं कि आप ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं जब आप जूनियर डॉक्टर होते हैं, मेरा फ़र्स्ट एक्सपोजर जो था वो आवर लेडीज़ हॉस्पिटल एनिस काउंटी क्लेयर में था। इट वाज अ स्मॉल टाउन क्लोज टू लिमरिक सिटी इन आयरलैंड, और बहुत बड़ा असाइलम था। ऐसे जैसे हज़ारों पेशेंट्स जो है ना वहाँ पर रखे गए थे, और ऐसे पेशेंट्स थे जो 20-20, 30-30 सालों से वहाँ थे। अच्छा, वो एक पॉइंट था जब साइकियाट्री चेंज हो रही थी वेस्ट में, UK में, आयरलैंड में। वो इस कंक्लूजन में पहुँचे थे कि इतने बड़े बड़े असाइलम्स में, इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में रखने से बेहतर है कि साइकियाट्री को मेन स्ट्रीम लाइन का हिस्सा होना चाहिए। ये भी मेडिसिन है, ये बड़े जनरल हॉस्पिटल में स्मॉल यूनिट्स होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बेड्स नहीं होने चाहिए, पेशेंट्स को जल्दी ठीक करके वापस कम्युनिटी में भेज देना चाहिए, क्योंकि वो जितनी जल्दी वापस जाएंगे उतने वो काम कर सकेंगे, अपनी फैमिली के साथ रह सकेंगे, उनकी प्रोग्नोसिस बेहतर होगी। तो ये सारे ख्यालात चेंज हो रहे थे 1970s, 80s, 1990s में। तो मैंने वो टाइम देखा है फॉर्चुनेटली कि एक असाइलम में काम किया, और बल्कि मेरा एक एक्सपोजर तो ऐसा रहा जहाँ पे मेरी बहस हो गई थी वहाँ के डायरेक्टर के साथ। और मैं छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा, क्योंकि हुआ ये कि जब मैंने स्टार्ट किया, इट वाज द टाइम जब पुरानी दवाइयाँ जो 1970s, 60s, 70s और 80s की दवाइयाँ थीं, वो पुरानी होने लगी थीं, और नई दवाइयाँ इंट्रोड्यूस होने लगी थीं 1990s के शुरू में, 93-94 में। रेस्पिराडोन वाज वन ऑफ द फर्स्ट एटिपिकल एंटीसाइकोटिक जो आई थी। कंपैरेटिवली महंगी थी, और लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम थे, और बिल्कुल नई आई थी। तो अभी साइकियाट्रिस्ट का भी इतना एक्सपोजर नहीं था, इवन एक्सपीरियंस साइकियाट्रिस्ट का। मैं तो अभी जूनियर ही था, अभी स्टार्ट ही में कर रहा था। तो जब मुझे वहाँ मौका दिया गया कि एक ऐसे यूनिट में काम करूँ आयरलैंड में जहाँ पे 25-30 सालों से पेशेंट्स बंद पड़े हुए हैं, जो पुराने ज़माने की दवाइयाँ ले रहे हैं, और उनकी अभी भी तबीयत ठीक नहीं हो रही, वो आवाज़ें सुनते हैं, लोगों को दुश्मन समझते हैं, अकेले कोने में खुद अकेले में बात कर रहे होते हैं, और बाहर निकलना भी नहीं चाहते, उनको डर और खौफ है, और उनको लॉक करके रखा जाता है कि वो भाग ना जाए कहीं। तो मैंने क्या किया कि दवाइयाँ चेंज करनी शुरू की, पुरानी दवाइयाँ बंद की और नई दवाइयाँ लिखनी शुरू कर दी। रेस्पिराडोन और ओlanzapine दोनों ही आ गई थी उस टाइम पर, तकरीबन 1995-96 की बात कर रहा हूँ। तो मुझे कॉल आ गई फार्मासिस्ट की, वहाँ की जो हेड फार्मासिस्ट, बहुत नाराज़, कहेंगे ये डॉक्टर साहब आप क्या कर रहे हैं, आप जो है इतनी महंगी दवाइयाँ लिख रहे हैं, आपको अंदाज़ा है कि इसकी कॉस्ट कितनी ज़्यादा है। फार्मासिस्ट के को ये पूछता है कि आप महंगी दवाइयाँ लिख रहे हैं।
तो मेरा आर्ग्यूमेंट ये था कि देखें, बात ये कि ये पेशेंट्स तो 25-30 सालों से बीमारियां पड़े हुए हैं। अगर नई दवाइयां आई हैं मॉडर्न, तो अगर हम ये ट्राई नहीं करेंगे, उनको उन्हीं दवाइयों पे रखेंगे जिस पे वो ठीक नहीं है, तो क्या फ़ायदा आप इनको यहाँ रखने का। मेरे अंदाजे से तो आपकी लॉन्ड्री की कॉस्ट, उनके खाने पीने की कॉस्ट, इस अकोमोडेशन की कॉस्ट जो आप खर्च कर रहे हैं वो ज़्यादा है, दवाइयाँ ज़्यादा कीमती हैं उनके लिए। बिल्कुल ठीक। उसने शिकायत वहाँ के डायरेक्टर को कर दी कि जी ये एक नया जूनियर डॉक्टर आया है जो इस तरह की हरकतें कर रहा है कि महंगी दवाइयाँ लिख रहा है। डायरेक्टर ने मुझे बुला लिया, मैंने सेम आर्ग्यूमेंट डॉक्टर मैकेनर्नी थी वहाँ पर मेन हेड, उनको उनके सामने रख लिया। थोड़ी सी वो कन्फ्यूज़ हुई, दोनों तरफ देखा, फिर मैंने देखा हमारा भी बजट है। अब जो शिकायत कर रही थी फार्मासिस्ट वो आयरिश थी, मैं पाकिस्तानी डॉक्टर, पहली दफ़ा गया था, यंग था। अप्रोच चाहे मेरी सही हो गलत हो उस वक्त के हिसाब से, लेकिन इट वाज अ डिफरेंट अप्रोच। तो मैं ये इसलिए स्टोरी सुना रहा हूँ कि ऐसे मुल्क में जिसको हम एडवांस समझते हैं, हम सिर्फ समझते हैं बहुत आगे हैं जी। जस्ट गोइंग बैक 30 years ago, जब मैंने ये कोशिश की तो ये मुझे सबसे बड़ा हर्डल आया कि क्यों आप ये दवाइयाँ लिख रहे हैं। सेम मेरे को प्रॉब्लम हुआ जब मैं ऑस्ट्रेलिया चला गया, और 2004 की मैं बात कर रहा हूँ। यही दवाई डेपो में इंजेक्टेबल फॉर्म में रिलीज़ हुई थी पहली दफ़ा, और एक इंजेक्शन $300-400 का था, लेकिन रिजल्ट्स वर फैसिनेटिंग, वंडरफुल। तो मैंने जब पुराने डेपोज जिनकी या इंजेक्शन जिनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा थे, उसको चेंज करके नए इंजेक्शंस लेने की कोशिश की, मुझे सेम रेजिस्टेंस मेलबर्न में मिली। ऐसी, और ये ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूँ 2004। तो ये हमसे बहुत आगे नहीं है। जब हम समझते हैं कि हमारी इंफॉर्मेशन, ये लोगों में अवेयरनेस कम है और लोग इतना स्टिग्मा क्यों है, शर्मिंदा होते हैं साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हुए। वेस्ट में भी ये सब कुछ था, वो भी एक नफ्सियाती पेशेंट को इसी तरह देखते थे कि वो शायद हमें मार देगा या बहुत ही ख़तरनाक इंसान है, उसके पास जाते हुए डरते थे। ऐसे असाइलम्स के पास से गुजरते हुए परेशान हो जाते थे, अंदर जाना तो दूर की बात है। एक दफ़ा छोड़ के आ जाते थे फैमिली को, फिर सालों तक उनको देखना नहीं चाहते थे। तो टाइम हैज़ चेंज्ड, अब हम दूसरे वक्त में एंटर हो गए हैं, और मैं समझता हूँ कि इट्स वेरी प्रॉमिसिंग, क्योंकि एक तो नई मॉडर्न दवाइयाँ यासिर जो आई हैं 1990s से लेके 2000 तक, और इवन 2005 के बाद ऑनवर्ड्स, वो साइकाट्री को चेंज कर रही हैं, रिजल्ट्स को बेहतर बना रही हैं, साइड इफ़ेक्ट्स को कम कर रही हैं, और ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते थे जो कभी रिवर्सिबल नहीं होते थे। तो वो क्यों नहीं ट्राई करना चाहेंगे? कि अभी भी जब मैं पेशेंट्स को सुनता हूँ, कल ही एक पेशेंट वो कह रही मुझे और पहली दफ़ा आई थी, और मुझे कहने लगी मुझे सबसे बड़ा डर ये है डॉक्टर साहब कि क्या ये मैं दवाइयाँ पूरी ज़िंदगी भर खाऊंगी। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। सबसे पहला फिर यही होता है, फिर ये होता है। मैंने उससे कहा देखिए ये मैं जवाब आपको नहीं दे सकता, पहली दफ़ा आप मुझे मिल रही हैं। तकरीबन 25 से 30% पेशेंट ऐसे होते हैं जो 6 महीने से साल दवाइयाँ लेते हैं, उसके बाद उनको कभी दवाइयाँ लेनी नहीं पड़ती। लेकिन हाँ, ये मैं आपको कह सकता हूँ कि अगर आपने ट्रीटमेंट वक्त पे नहीं कराया, उसको डिले किया, समझा नहीं कि ये नफ्सियात का मसला है जी, और जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड आपके प्रॉब्लम्स होते चले जाएंगे, उतना ज़्यादा चांस है कि आपको लंबे अरसे के लिए दवाई लेनी पड़ेंगी, और चांस ये भी हो सकता है कि आपका ठीक होने का चांस भी कम हो जाए। तो जितनी जल्दी आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कराएं वो बेहतर है। बिल्कुल ठीक है। ये अप्लाई बाकी फील्ड्स में भी होता है। हार्ट अटैक को ले लें कि जितनी जल्दी अर्ली वार्निंग साइंस पता है कि हार्ट अटैक हो रहा है, जितनी जल्दी हॉस्पिटल पहुंच जाएं, अब वो मेजर हार्ट अटैक नहीं हुआ तो उसको प्रिवेंट किया जा सकता है, उसकी प्रोग्नोसिस बेहतर हो सकती है कि उसका रिजल्ट बेहतर आ गया। अनलेस कि अब बहुत लेट कर दिया आपने तो चांसेस मरने की भी हाई हैं, और क्या पता कि डैमेज ज़्यादा बड़ा हो जाए, फेलियर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आपकी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे भी यही है। तो आप समझते हैं कि ज़्यादा फ़र्क नहीं है, और हम भी उस तरफ आ रहे हैं। शुक्र है कि लोगों में अब अवेयरनेस आना शुरू हुई है।